Hello everyone, welcome to Civil Staff IS and welcome to Atulya series. Now as you know, we have completed our governance topics. So आज हम start करेंगे social justice. Again important topic है. अगर हम GS पेपर 2 की बात करते हैं, हर साल आपको 2 से 3 questions social justice से ही देखने को मिलते हैं. So आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि social justice की जो भी themes हैं, जो आपके UPSC मेंस के सिलेबस में लिखी हुई हैं, उसी को एड्रेस करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरे सिलेबस को एक बारी कंप्लीट करें. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अगर हम थीम्स की बात करते हैं तो हम क्या क्या थीम्स कवर करने जा रहे हैं. पहला है कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस ऑफ सोशल जस्टिस. दूसरा है एफर्मेटिव एक्शंस एंड रिजर्वेशन पॉलिसी. तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शंस. इसमें सभी कवर हो जाएंगे, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, विमेन, जेंडर जस्टिस, ट्रांसजेंडर पर्संस. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक दैट इज राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन एंड वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स. फिफ्थ जो हमारी थीम रहेगी दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी. सिक्स्थ चिल्ड्रन एज्ड एंड डिसेबल्ड राइट्स एंड वेलफेयर. सेवेंथ रहेगा हमारा लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर सोशल जस्टिस, जिसमें आपको कमीशंस, स्टैट्यूटरी बॉडीज, जुडिशरी और पीआईएल्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी. सोशल जस्टिस एंड न्यू वल्नरेबिलिटीज जैसे अर्बन पुअर, माइग्रेंट वर्कर्स, डिजिटल एक्सक्लूजन, ये आपको देखने को मिलेगा हमारा एथ टॉपिक. नाइन्थ रहेगा बजटिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स. एंड टेंथ टॉपिक हमारा रहेगा इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड ग्लोबल इंडिसेस. सो ये हमने अपने वे से माइक्रो थीम्स एड्रेस कर ली हैं, जिनके बेसिस पे हम यहाँ पर क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे. नाउ एज यू नो, हर सेशन में हम 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चंस दिए जाते हैं. सो आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके जितने भी एग्जांपल्स हैं, डेटा है, कोट्स हैं, उसको एड्रेस करते हुए चल सकते हैं एंड इवेंचुअली जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. राइट, आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट. पहली थीम से स्टार्ट करते हैं. सो मेंस क्वेश्चन की जो थीम है, पहली थीम है हमारी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस. तो यहां पर हम 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप एज अ डेफिनेशन बहुत जगह यूटिलाइज कर सकते हो. डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस. हाउ इज इट एम्बेडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड है डिस्कस हाउ द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज collectively provide a framework for realizing social justice in India. Next theme जो आज हम करेंगे that is affirmative action and reservation policy. So question है, affirmative action through reservation has been a cornerstone in India's social justice model. Critically analyze its relevance in the current socio-economic context. नेक्स्ट हमारी जो थीम रहेगी, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नया वल्नरेबल सेक्शन देखने को मिलता है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वैलिडिटी पूछी गई है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एससीज इन असेसिंग जस्टिस एंड डेवलपमेंट बेनिफिट्स डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. Discuss how the Forest Rights Act of 2006 has impacted tribal rights at forest governance in India. OBC से related आपको question देखने को मिलेगा. Examine the implications of Supreme Court's judgment in the Maratha reservation case for OBC politics and federalism. Next हमारा topic जो आज हम देखेंगे that is women and gender justice. बहुत ज्यादा important topic है again. What are the structural and social challenges, socio-cultural challenges to achieve the gender justice in India? Discuss the role of recent government interventions. How far have schemes like Beti Bachao Beti Padhao and maternity benefit programs advanced the cause of gender equity? Next है हमारा transgender persons पे हम यहाँ पर question देखेंगे. So आप यहाँ पर देख सकते हैं critically evaluate the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 in the context of Supreme Court's Nalsa judgment. So it is a 10-marker question that we have to address. Now these are the 10 questions that we will be discussing in detail and उसी के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हम 5 questions को भी practice करेंगे. Right? Okay, let's start. So define the concept of social justice.
हाउ इट इज एम्बेडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो सोशल जस्टिस की आप यहाँ पर डेफिनेशन याद रख सकते हैं. इट इज द क्रिएशन, ये क्रिएशन है किसका? फेयर और इक्वल सोसाइटी का, जिससे कि हम क्या रिमूव करना चाहते हैं? जो भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल इनइक्वालिटीज हैं, स्पेशली दैट इज बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं. एक फेयर और इक्वल सोसाइटी चाहते हैं, वो है हमारा सोशल जस्टिस. राइट. सो यहां पर हम उसको डिफाइन कर चुके हैं. अब ये किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में इम्बाइब्ड है. प्रीएम्बल की बात करते हैं तो हमारे इंडिया की कमिटमेंट है, जैसे सिक्योरिंग जस्टिस ना, जस्टिस कैसा? सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करना है. फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप आर्टिकल्स कोट कर सकते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17. तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है. ऐसे डीपीएसपीज की बात करते हैं जो आपको पार्ट 4 में देखने को मिलता है, आर्टिकल 38, 39, 46. सो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सोशल जस्टिस की बात कर रखी है, कमिटमेंट शो कर रखी है कि हम अपनी सोसाइटी में एक फेयर और इक्विटेबल सोसाइटी बनाना चाहते हैं. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो आप डेफिनेशन है, आप काफी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं सोशल जस्टिस. क्लैरिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, discuss how the preamble, fundamental rights and DPSPs collectively provide a framework for realizing social justice in India. So Indian Constitution basically envisage करता है social justice को right starting from the preamble. तो preamble में आप यहाँ पर लिख सकते हैं social justice की बात की गई है, वो एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन रिपब्लिक का, और एक तरह से गाइड करता है और इंटरप्रिटेशन करता है ऑफ ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है. फ्रीडम्स की बात करी गई है आर्टिकल 19 टू 22 में. सो एक तरह से यहाँ पर लीगल इक्वालिटी और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने की बात की गई है. आर्टिकल 23, 24 की बात करते हैं तो यहाँ पर एबॉलिश ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में लिखा गया है. अगर हम डीपीएसपीस की बात करते हैं तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर द आर्टिकल नंबर्स. आर्टिकल 38 क्लॉज 1, 39, 41 एंड 46, जिसके बेसिस पे हम यहां पर सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी पूरी सोसाइटी. राइट. नाउ अगर हम यहां पर कंक्लूजन की बात करते हैं तो ये जो ट्रायड आपको देखने को मिलता है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस का, ये एक तरह से फॉर्म करता है मॉरल और ऑपरेशनल कंपस फॉर रियलाइजिंग द गोल ऑफ सोशल जस्टिस. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. आप ये कह सकते हैं ये क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिल सकते हैं. नाउ next question, question number 3, affirmative action through reservation has been a cornerstone of India's social justice model. हाँ जी, अगर हम affirmative actions की बात करते हैं तो reservation policy itself, it is explicitly mentioned in the constitution itself, right? तो हमने critically analyze करना है, तो achievements देख लेंगे और drawbacks देख लेंगे ना. affirmative action की बात करते हैं तो वहां से आप इसको define करना start कर सकते हैं. especially in the form of reservations has been India's इंस्ट्रूमेंट टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस. हम क्या करना चाहते हैं? हम मार्जिनलाइज सेक्शंस को अपलिफ्ट करना चाहते हैं. ये सभी एफर्मेटिव एक्शंस में, स्पेशली जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, उसको प्रोवाइड करने की. ना क्या मेजर अचीवमेंट्स रही हैं? सबसे पहले आप देख सकते हैं सोशल रिप्रेजेंटेशन हो गई है. अब आपको प्रेजेंस देखने को मिलती है एससीज, एसटीज, ओबीसीज की इन द पार्लियामेंट, एजुकेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है. अब जो भी एजुकेशनल या इकोनॉमिक एक्सेस जो फर्स्ट जनरेशन है उनको मिला है, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एक तरह से आपको सोशल जस्टिस वहां पर प्रोवाइड होता हुआ दिखता है. कल्चरल एम्पावरमेंट हुई है, ग्रेटर पॉलिटिकल वॉइस मिल गई है, अवेयरनेस राइट्स हैं, बट कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्रीमी लेयर इफेक्ट. सो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि ये जो क्रीमी लेयर फिलॉसफी है, ये ओबीसी से आप एससी और एसटी में भी लेके आए. आज भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलती है. जो पुअर अमंग अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, जिनके पास कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लेकिन पुअर एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है एक्सक्लूजन देखने को मिलती है. लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म है, जैसे एक्सपेंशन ऑफ रिजर्वेशन डिमांड्स. जो डोमिनेंट कास्ट रही है, जैसे पटेल्स हो गया, मराठास हो गया, ये इलेक्टोरल गेन्स के लिए ये भी क्या डिमांड करते हैं? रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं. सो रीसेंट डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं. 103rd अमेंडमेंट से हमने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दी है, तो एक तरह से शिफ्ट किया गया है इकोनॉमिक बेस्ड एफर्मेटिव एक्शन को. वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? यहाँ पर डेटा ड्रिवन पॉलिसीज की बहुत ज्यादा जरूरत है. यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो इनकरेज होनी चाहिए डाइवर्स सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग द प्राइवेट एज वेल एज जुडिशरी. कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए,
सिर्फ रिजर्वेशन देने से काम नहीं चलेगा, स्किल बिल्डिंग आपको करनी पड़ेगी, तब हम कह सकते हैं कि जो एफर्मेटिव एक्शंस हैं वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लैरिटी है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब आपसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में के बारे में पूछा गया है। इवैल्यूएट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ना 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ईडब्ल्यूएस अमंग द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो एक तरह से आपको शिफ्ट देखने को मिला है कास्ट बेस्ड टू इकोनॉमिक बेस्ड एफर्मेटिव एक्शन। ना अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आपको दो जगह एडिशंस देखने को मिली है, 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 की बात करते हैं तो स्पेशल प्रोविजंस ईडब्ल्यूएस के लिए बात की गई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के तहत आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट की अगर बात करते हैं, इट अपहेल्ड, तो 2022 में अपहेल्ड किया गया, अपहोल्ड किया गया कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो दिया जा रहा है इन जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट हेल्ड दैट इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखा जा सकता है। ना क्रिटिसिज्म भी है, ऑब्वियसली बात है, यहां पर एक्सक्लूड किया जाता है एससी एसटी ओबीसी को। ना बेसिकली जिनको रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी में मिली हुई है उनको एक्सक्लूजन देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहां पर आर्ग्यू किया जाता है ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी को डैमेज करता है, ये डाइल्यूट कर सकता है ओरिजिनल इंटेंट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, जो बेसिकली क्या था, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको ये डाइल्यूट कर सकता है। एंड देन यू कैन राइट द कंक्लूजन कि ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लेकिन ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो ये रोबस्ट इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस चाहिए जिससे कि एंश्योर हो पाए, ना कि अंडरमाइन हो क्या, सोशल या कास्ट बेस्ड जस्टिस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को मिलता है, एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एससीज इन असेसिंग जस्टिस एंड डेवलपमेंट बेनिफिट्स डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं एससी और एसटी के द्वारा। नाउ अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, दे आर हिस्टोरिकली सब्जेक्टेड टू अनटचेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, और आज भी अगर हम देखते हैं तो दे कंटिन्यू टू फेस स्ट्रक्चरल बैरियर्स। सो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी आपको देखने को मिलती है, जैसा कि परसिस्टेंट अनटचेबिलिटी इन द रूरल एरियाज में आज भी अनटचेबिलिटी के फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, दो इट इज अबॉलिश्ड, जब प्रोहिबिट कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सेग्रीगेशन आज भी आपको हाउसिंग, स्कूल्स और पब्लिक स्पेसेस की देखने को मिलती है। मिड डे मील सेग्रीगेशन इन उत्तर प्रदेश स्कूल्स आपको देखने को मिलता है। एक्सेस टू जस्टिस, लो कन्विक्शन रेट है एससी एसटी, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट में ओनली 30%, पुलिस एपथी है, फियर ऑफ रिटेलिएशन है, और पुअर लीगल लिटरेसी रेट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको हाथरस केस देखने को मिला, इट शोड द फेलियर एट मल्टीपल लेवल्स। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन्स हैं, अगर हम यहाँ पर डेटा की बात करते हैं, 55% ऑफ एससीज आर स्टिल लैंडलेस, एनएसएसओ का डेटा उजागर करता है। हाई डिपेंडेंस देखने को मिलती है कैजुअल लेबर पे, लिमिटेड एसेट ओनरशिप है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वर्सेस एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स एग्जिस्ट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, लेकिन आज भी जो इनकी टोकनिज्म है, टोकनिज्म का मतलब क्या है, एक तरह से पॉपुलिज्म का इफेक्ट एससी एसटी की अगर बात करते हैं तो स्पेशली आपको देखने को मिलता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को खेलते हुए एज अ की ऑफ टोकनिज्म दिया जाता है, वो चीज अनएड्रेस्ड आज भी है। ऐसे ही इंप्लीमेंटेशन फेलियर्स हैं, डिलेज इन स्कॉलरशिप स्कीम्स, पुअर अवेयरनेस ऑफ स्कीम्स, तो वहां पर आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जहां पर हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने इंपैक्ट किया है एसटीज को। ना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करते हैं तो इसका काम ही क्या था कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस फेस हुई है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए, स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको बेसिकली रिकॉग्निशन प्रोवाइड करी है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स प्रोवाइड किए हैं ओवर द फॉरेस्ट, क्योंकि उनका लाइवलीहुड, उनका रहन सहन ही कहां से चलता है, फॉरेस्ट से चलता है, तो उनके राइट्स को एक तरह से एड्रेस किया गया है। सो पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात करते हैं तो टेन्योरल सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। सो लीगल ओनरशिप दी जाती है लैंड की अप टू 4 हेक्टेयर्स।
कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स की भी बात की गई है, तो एज ए कम्युनिटी भी इसको एड्रेस किया गया है। तो कलेक्टिव मैनेजमेंट की बात की गई है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। ग्राम सभा को डिसीजन मेकिंग बनाया गया है अंडर पैसा एक्ट। आपको पैसा एक्ट देखने को मिलता है विच इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। वहां पर जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं तो वहां पर ग्राम सभा जो है वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपको गवर्नेंस रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल था अब वो एक्चुअली में कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंट्रिक पार्टिसिपेशन को इंक्लूड किया गया। चैलेंजेस आज भी हैं ना, पुअर इंप्लीमेंटेशन है आज भी, ज्यादा 50% से ज्यादा आपको क्लेम्स जो हैं वो अनसेटल्ड देखने को मिलते हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल रिलक्टेंस है जिसमें वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं कम्युनिटी राइट्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ओबीसी से रिलेटेड है। एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन द मराठा रिजर्वेशन केस फॉर ओबीसी पॉलिटिक्स एंड फेडरलिज्म। ना 2021 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया महाराष्ट्र का 12% रिजर्वेशन फॉर मराठास इन एजुकेशन एंड 13% इन जॉब्स। ये बेसिकली डिक्लेयर किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये ब्रीच करता है 50% सीलिंग को जो इंदिरा साहनी केस में आपको देखने को मिली। ना इम्प्लीकेशंस क्या है फॉर ओबीसी पॉलिटिक्स? सो बेसिकली ये रीइंफोर्स करता है क्या, सीलिंग को ऑन रिजर्वेशन। ये स्पार्क करता है डिमांड्स फॉर रीक्लासिफिकेशन एंड सब कैटेगराइजेशन। इट लिमिट्स पॉपुलिस्ट प्रॉमिसेस बाय द स्टेट्स फॉर पॉलिटिकली डोमिनेंट स्टेट्स। सो डोमिनेंट क्लास कास्ट से एग्जिस्ट करती है, तो एक तरह से ये लिमिट करता है पॉपुलिस्ट प्रॉमिसेस को कि आप अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसको प्ले नहीं कर रहे। अब फेडरलिज्म पे क्या इंपैक्ट होता है ना, एससी रूल दैट ओनली द सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये गाइडलाइंस दी गई थी कि जो सेंटर है दे कैन आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आफ्टर 102nd अमेंडमेंट। स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है दे मेंटेन ओवर देयर ओन ओबीसी लिस्ट वाज कटेल्ड। तो जो स्टेट्स हैं वो ओबीसी लिस्ट जो जारी करती थी उसको बेसिकली यहाँ पर कटेल किया गया है। तो इंप्लीकेशंस हमने दोनों ही समझ ली, द पॉजिटिव्स एज वेल एज द नेगेटिव्स, एंड किस तरह से यहाँ पर फेडरलिज्म को भी इंपैक्ट हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड सोशियो कल्चरल चैलेंजेस टू अचीविंग जेंडर जस्टिस इन इंडिया। जेंडर जस्टिस को अचीव करने के लिए क्या क्या आपको सोशियो कल्चरल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ रीसेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। ना जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो ये बेसिकली एंटेल करता है इक्वल एक्सेस टू राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दे रखी हैं लेकिन फिर भी आज भी इंडियन वुमेन फेस डीप रूटेड जेंडर इनइक्वालिटी। ना स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे पहला चैलेंज आपको देखने को मिलता है विच इज वेज गैप। ना अगर जेंडर पे गैप की बात करते हैं तो 20% एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको देखने को मिलता है। लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ओनली 24%। अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है पॉलिटिक्स और लीडरशिप। सोशियो कल्चरल बैरियर्स क्या है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स आपको देखने को मिलती है। अर्ली मैरिज आज भी एक तरह से आपको देखने को मिलता है। सन प्रेफरेंस आपको देखने को मिलती है। जेंडर बेस्ड वायलेंस और स्टिग्मा की बात करते हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है दैट ओवर 4 लाख क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन 2022। ना बेसिकली यहाँ पर स्टेट की इंटरवेंशंस क्या है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे ही मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करा गया है जिसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कहते हैं। विमेन रिजर्वेशन एक्ट को पास कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना जो कि रिड्यूस करता है डोमेस्टिक ड्रजरी को। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई गई हैं जिससे हम क्या करना चाहते हैं, जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्लैरिटी है, सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार हैव द स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम्स एडवांस्ड द कॉज ऑफ जेंडर इक्विटी। किस तरह से ये इन्होंने एडवांस किया है द कॉज ऑफ जेंडर इक्विटी को। ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं तो ये एम करता है कि हम इंप्रूव करना चाहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो। सो सक्सेसेस भी हुई हैं। इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशो एट बर्थ इन हरियाणा फ्रॉम 871 टू 926। तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है इन 5 सालों में। क्रिटिसिज्म क्या है, 80% फंड जो है दे आर स्पेंड ऑन पब्लिसिटी पे ही स्पेंड करे गए हैं,
जबकि रियल जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर कंडीशनल कैश ट्रांसफर है फ्रॉम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, बट यहाँ पर आज भी आपको गैप्स देखने को मिलते हैं, जैसे लो कवरेज है। ओनली 50% ऑफ द एलिजिबल वुमेन आर रजिस्टर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि 50% ही रजिस्ट्रेशन हुई है, तो इसलिए आज भी बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो इसका एक्सेस नहीं कर पा रहे। राइट, सो आप यहां पर देख सकते हैं व्हाइल दीज स्कीम्स सिंबलाइज प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस तो सिंबलाइज करता ही है, देयर इंपैक्ट हैज बीन लिमिटेड बाय वीक इंप्लीमेंटेशन। आज भी वीक इंप्लीमेंटेशन, लो अवेयरनेस और इनएडिक्वेट टारगेटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये आज स्कीम्स देखने को मिलता है कि आज भी ये स्टैग्नेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Critically evaluate the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 in the context of Supreme Court's Nalsa judgment. ना नालसा जजमेंट की अगर बात करते हैं तो यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है दैट ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू सेल्फ आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, वो अपने जेंडर को सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मैंडेट किया गया है लीगल प्रोटेक्शंस। सो इसी के तहत यहां पर पार्लियामेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है। ना प्रोग्रेसिव प्रोविजंस क्या हैं, जैसे इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, कि उनके खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, चाहे एम्प्लॉयमेंट में, चाहे हेल्थ केयर में, चाहे पब्लिक सर्विस में, उसको प्रोहिबिट किया जाए। इट मैंडेट्स वेलफेयर स्कीम्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड इट एस्टैब्लिशेस नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ना क्रिटिसिजम्स भी हैं, जैसे सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ना जो भी ट्रांस पर्सन एग्जिस्ट करते हैं उनको अप्लाई करने पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो भाई ये कॉन्ट्रारी है टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल अंडर नालसा, है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इश्यूज देखने को मिलते हैं। प्यूनिटिव प्रोविजंस है, लाइटर पनिशमेंट दे रखी है फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ट्रांस पर्सन्स कंपेयर टू सिसजेंडर पर्सन्स। नो रिजर्वेशन फॉर एफर्मेटिव एक्शन, जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई एफर्मेटिव एक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज देखने को मिले, इनके लिए कुछ भी नहीं है। इंप्लीमेंटेशनल इश्यूज है, आज भी सेंसिटाइजेशन की कमी है अमंग द ऑफिशियल्स, कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है, कोई बजट इंप्लीकेशंस नहीं है कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाए, तो वहां पर भी आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं। राइट, सो देन यू कैन राइट द कंक्लूजन कि ये एक्ट एक बिगिनिंग है but a rights-based, dignity-affirming and inclusive approach. Now बच्चे, these are the keywords that you need to address. अगर आप ये keywords लिखेंगे तभी आपके जो आंसर्स है उसमें वेट आएगा, वेटेज आएगा। तो ये जो keywords हैं, प्लीज डू रिमेंबर सोशल जस्टिस के लिए कुछ keywords का आप एक नोट भी बना सकते हैं कि ये keywords को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। राइट, नाउ अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला आपको देखने को मिलता है, अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पहले थीम की बात करते हैं, तो उससे जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज नॉट मेयरली अ फ्रेज इन द प्रीएम्बल बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। एग्जामिन हाउ दिस विजन हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। एफर्मेटिव एक्शन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। नाउ the debate over merit versus reservation continues to dominate India's affirmative action discourse. In this context, critically examine the concept of substantive equality as a justification for reservation. Again, a very good question. Do attempt it as a 10-marker question. Third question जो आपको attempt करना है, despite constitutional protections, atrocities against Dalits, they continue unabated in many parts of India. The causes and suggest systematic reforms to strengthen the implementation of SC/ST Prevention of Atrocities Act. Fourth question पे move करते हैं। Gender budgeting was introduced to integrate a gender perspective in policy formulation and implementation. Evaluate its effectiveness in addressing structural gender inequality in India. Next question पे fifth question जो आपको address करना है, with the rise of queer movements in India, the need for intersectional policy making has become more urgent. Discuss the importance of intersectionality in addressing the needs of LGBTQIA+ communities. So again, a very important question, 15-marker question है. Do address these.
ना दीज आर योर 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आपको एड्रेस करने हैं इनको। सबसे पहले क्या कीजिए, जो 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें से जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको एड्रेस करें, और उसके बाद ये जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर दोनों ही सपोर्ट आपके पास दे रखी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जो बच्चे ऑनलाइन लिखना चाहते हैं वो हमारा वैल्यूएबल फीडबैक फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, एंड इवेंचुअली जो यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर्स में आके लिखना चाहते हैं तो वो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारे से फीडबैक फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, राइट। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड वील बी केटरिंग टू वन मोर सेशन। एक और सेशन आपको सोशल जस्टिस का देखने को मिलेगा जिसमें जितनी भी थीम्स हमने आज देखी हैं उन थीम्स पे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।